हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लास्ट लेक्चर्स में हम गैसेस डिटेक्टर के पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें तीनों डिटेक्टर, आयोनाइजिंग चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड जीएम काउंटर, तीनों को हम कर चुके हैं। और इन तीनों में एक इनका मेन प्रिंसिपल होता है, जो बेसिक प्रिंसिपल, वो भी एग्जाम में बहुत बार आता है, तो हम वो भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी अपने नेक्स्ट काउंटर पे चलते हैं। उससे पहले अपने एक और छोटा क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है एग्जाम में, प्रोपोर्शनल और जीएम काउंटर के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, तो मैं एक साइड आपको प्रोपोर्शनल काउंटर लिख रही हूँ, पीसी लिख दी है मैंने इसको, चलो प्रोपोर्शनल ही लिख देते हैं। एक साइड मैंने लिख दिया प्रोपोर्शनल काउंटर, एक साइड जीएम काउंटर। ये आपके लिए बड़े 5 नंबर के क्वेश्चन में तो नहीं आ सकता, लेकिन छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर में सबसे पहला डिफरेंस क्या है? इसके लिए वोल्टेज कितनी होती है ऑपरेट कराने के लिए? 200 से 800 वोल्ट, है ना। और इसके लिए वोल्टेज कितनी होती है? 1000 से 2000 वोल्ट। दूसरा डिफरेंस देखिए, प्रोपोर्शनल काउंटर में मुझे पता है कि मैं हाई और लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन क्या जीएम काउंटर में ऐसा होता था? कैसे अपने को पता चलेगा? हम बार बार वही ग्राफ बना के देखते हैं। अगर इस तरीके का हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यहाँ पे जीएम काउंटर का रीजन, ये लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी का रीजन, LPR लिख दिया, लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीजन। और ये प्रोपोर्शनैलिटी रीजन, और यहाँ पे आयोनाइजिंग रीजन या सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, आयोनाइजिंग चैम्बर काम करता है यहाँ पर। और यहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन रीजन, मैंने यहाँ पे RR लिख दिया। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर तो देखो पल्स साइड कैसी है? हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की पल्स साइड थोड़ी ज्यादा है, लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल की पल्स साइड कम है। लेकिन जीएम काउंटर में क्या हमें 2 पल्स साइड मिल रही है? नहीं मिल रही। सिंगल पल्स साइड मींस आप चार्ज पार्टिकल जो इंसिडेंट करवा रहे हो चैम्बर के अंदर, उसकी एनर्जी कितनी है, या वो लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल है या वो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल, आप कोई डिफरेंस नहीं बता सकते। मतलब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लो एंड हाई एनर्जी एंड हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो पल्स साइड जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं आती, इसीलिए हमें एम्पलीफायर्स की जरूरत होती है। यहाँ पे पल्स साइड ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पे एम्पलीफाई करवाना पड़ता है, लेकिन इसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एम्पलीफाई ग्रेटर देन इस एम्पलीफायर से कर दिया। ठीक है, मतलब एम्पलीफिकेशन करवाना पड़ता है आउटपुट पल्स को, लेकिन प्रोपोर्शनल काउंटर में हमें ज्यादा जरूरत होती है एम्पलीफिकेशन करवाने की। लेकिन यहाँ पे जो हाइट होती है प्रोपोर्शनल काउंटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आती है, इसीलिए एम्पलीफाई हो सकता है ना भी करवाना पड़े, हो सकता है करवाना पड़े तो जितने लास्ट चैम्बर्स है उसकी कंपैरिजन में थोड़ी कम करवानी पड़ती है पल्स साइड। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पे आपको करवाया था V इज प्रोपोर्शनल टू E, मतलब हम क्या करते हैं, आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल की क्या करते हैं, एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, और इसके अंदर एनर्जी को फाइंड आउट नहीं किया जाता। जीएम काउंटर के अंदर आप ये कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई और लो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल के बीच में, यहाँ पे आप जब कह रहे हो ना कि हाई और लो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, सेम यहाँ पे लिखोगे हाई और लो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बताया जा सकता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एनर्जी को ना बता के काउंटिंग बहुत अच्छे से की जाती है। ठीक है, और इस चैम्बर के अंदर अगर हम एक और देखें, और क्या आएगा यहाँ पे, जो पल्स साइट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्राइमरी आयोनाइजेशन पे। यहाँ पे पल्स साइट प्राइमरी आयोनाइजेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये आपको मैं पूरी थ्योरेटिकल समझा चुकी हूँ। और अगर और डिफरेंस देखें इसके अंदर, तो मुझे एक और डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है, एक और है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये न्यूट्रॉन्स को भी फाइंड आउट कर सकता है कि ये न्यूट्रॉन है, मतलब उदासीन कणों की भी के बारे में भी ये बता सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था, स्पेशली मैंने कल लास्ट में मेंशन किया था कि ये न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। कौन सा काउंटर? जीएम काउंटर। और अगर कोई डिफरेंस बनता हो तो जितना आपने पढ़ा उसी के बेस पे हम डिफरेंस बताने वाले हैं। इसकी रेजोल्यूशन पावर हाई होती है, इसकी रेजोल्यूशन पावर कम होती है। इसका रीजन इसके पास क्या आ जाता है, डेड टाइम आ जाता है। डेड टाइम और रिकवरी टाइम
के कारण ही ये जो जीएम काउंटर होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है ऑपरेशन इसको शुरू करने में, इसीलिए इसकी रेजोल्यूशन पावर थोड़ी कम, इसकी रेजोल्यूशन पावर थोड़ी हाई होती है। सबसे मेन जो इन दोनों में फर्क है, जो आपको मैंने 8 डिफरेंस बता दिए रेजोल्यूशन पावर के साथ, अब मैं 9वां डिफरेंस बताने जा रही हूँ इन सब के बीच में। जो 9वां और सबसे मेन डिफरेंस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, गैस का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाए इतनी वोल्टेज, इनफ वोल्टेज होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन शुरू ना हो तो हमारे पास आयोनाइजिंग चैम्बर ऑलरेडी पड़ा है, कोई फायदा ही नहीं होगा नए चैम्बर की। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एवलांच। और एवलांच कैसे होता है ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो वापस से इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। इसको ऑपरेशन अपना ऑपरेट करने के लिए इस काउंटर को तो वोल्टेज 2 से 800 वोल्ट चाहिए, इसको 1000 से 2000 वोल्ट चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, लो और हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। इसकी एम्प्लीफिकेशन, इसको जो आउटपुट पल्स आएगी, वोल्टेज पल्स आएगी, उसको एम्पलीफायर की हेल्प से एम्पलीफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि पल्स साइड की कुछ ना कुछ हाइट तो आती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती कि उसको इजीली स्टडी किया जा सके। और यहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा आती है, इसीलिए एम्पलीफाई हो सकता है ना भी करवाना पड़े, और अगर करवाना पड़ता है तो इसके कंपैरिजन में हमेशा कम एम्पलीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज एनर्जी के प्रोपोर्शनल आती थी। यहाँ पे मतलब एनर्जी को फाइंड आउट किया जाता था इस काउंटर में, लेकिन यहाँ पे एनर्जी को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि लो और हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता। इतना ज्यादा आयोनाइजेशन हो चुका होता है गैस का कि कैसा पार्टिकल एंटर किया था इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता काउंटर में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि ये एनर्जी को फाइंड आउट करेगा इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स या रेडिएशंस की, और ये उनको काउंट करेगा। और मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रॉन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, ये न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। रेजोल्यूशन पावर इसकी ज्यादा, इसकी कम। इसकी कम होने का रीजन मैंने आपको क्या बताया, डेड टाइम एंड रिकवरी टाइम, मींस पैरालिसिस टाइम वर्क करता है जीएम काउंटर के अंदर। डेड टाइम यानी 10⁻⁴ सेकंड तक या 100 माइक्रो सेकंड तक ये जीएम काउंटर काम नहीं करता, जिसके कारण इसके अंदर जिस टाइम तक वो काम नहीं करता उतनी देर को डेड टाइम बोलते हैं। उस टाइम के दौरान, उस टाइम पीरियड की ड्यूरेशन के अंदर जितने पार्टिकल एंटर करें उनको हम काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो और देखो और कौन सा फर्क आया इसके अंदर। एक और फर्क मैंने आपको बताया, वो फर्क है कि इस चैम्बर के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करता है। कौन से चैम्बर के अंदर, प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर, लेकिन जीएम काउंटर के अंदर एवलांच इसका बेसिक प्रिंसिपल बनेगा। एवलांच कैसे होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सिंटिलेशन काउंटर। सिंटिलेशन काउंटर को इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है प्रस्फुरण गणित्र। सिंटिलेशन काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर हिंदी में बोला जाता है प्रस्फुरण। देखो सबसे पहले तो हमें सिंटिलेटर का मतलब समझना होगा कि सिंटिलेशन क्या चीज है, प्रस्फुरण क्या है। मैं बार बार प्रस्फुरण नहीं बोलूंगी, मैं सिंटिलेशन बोलूंगी। तो सिंटिलेशन काउंटर से आप ध्यान रखना, जब मैं सिंटिलेशन बोल रही हूँ मतलब मैं प्रस्फुरण की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सिंटिलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो सिंटिलेशन क्या होता है मैं आपको वो बताती हूँ। सिंटिलेशन पता है क्या होते हैं, कोई सिंटिलेटर मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, सिंटिलेटर्स होते हैं। ठीक है, उस सिंटिलेटर को फॉस्फोरस भी बोलते हैं। फॉस्फोरस स्पेलिंग पता नहीं क्या। अब देखो सिंटिलेटर को बोला जाता है फॉस्फोरस। मैं सबसे पहले बता रही हूँ सिंटिलेटर काउंटर को पढ़ने से पहले कि सिंटिलेशन क्या है या प्रस्फुरण क्या है। इसको बोला जाता है प्रस्फुरक। ठीक है, अब ये क्या चीज है मैं आपको बताती हूँ। देखो इसके अंदर क्या होता है, प्रस्फुरण या सिंटिलेशन, जैसे हम अदर चैम्बर्स पढ़ रहे थे, गैसेस डिटेक्टर पढ़ रहे थे या कोई भी डिटेक्टर पढ़ रहे थे, हम उसके अंदर एक बेसिक या उसका एक मेन एलिमेंट जो होता था वो गैस होती थी, है ना। सिमिलरली सिंटिलेशन काउंटर के अंदर जो मेन हमारा एलिमेंट होता है जिसके अंदर आयोनाइजेशन शुरू होता है वो होता है ये सिंटिलेटर, या उसको बोला जाता है फास्फोरस भी बोला जाता है। फास्फोरस उसका नाम है, फास्फोरस एलिमेंट ही सिंटिलेटर नहीं होता, उसको नाम दिया गया है फास्फोरस। ठीक है, आप ये मत सोचना कि जो अपने पीरियोडिक टेबल में जो फास्फोरस पढ़ते हैं वही फास्फोरस यहाँ पे, वो नहीं है। सिंटिलेटर को फास्फोरस बोला जाता है।
ठीक है, ये एक तरीके के मटेरियल होते हैं। तो ये मटेरियल होते कैसे हैं, जैसे ये मटेरियल, ठीक है, सिंटिलेटर मटेरियल, इसके अंदर कुछ फिल किया हुआ, इस पूरी की पूरी ये जितना भी है ये मटेरियल दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब इनका काम पता है क्या था, जैसे ही इनके अंदर कोई आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर्स कर रहे हैं, काउंटर्स कर रहे हैं, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल, कोई रेडिएशन, किसी को हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई, मैं बोल रही हूँ कि जिस जिस पार्टिकल को हमें डिटेक्ट करना है वो पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर लिया। अब मान लो कि कोई अल्फा पार्टिकल है, मुझे उसको क्या करना है, डिटेक्ट करना है। अब मुझे अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करना है, तो सिंटिलेटर मटेरियल के अंदर, यानी जैसे उसके अंदर गैस ली जाती थी वैसे यहाँ पे सिंटिलेटर मटेरियल्स लिए जाते हैं। अब उसके अंदर क्या किया, ये अल्फा पार्टिकल क्या करवाया, एंट्री करवाई। अल्फा पार्टिकल की एंट्री से क्या हुआ कि जैसे ही एंटर किया, सेम काम जैसे गैसियस आयोनाइजेशन में चल रहा था, गैसियस डिटेक्टर्स में चल रहा था, वहां पे क्या होता था, गैस के एटम क्या करते थे, गैस के एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो उस एनर्जी को गेन करता था, एक्साइटेड होता था, एक्साइटेड होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता, फ्री इलेक्ट्रॉन में, है ना। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता, सेम यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल एंटर किया। अल्फा पार्टिकल ने पता है इसके अंदर क्या करता है, ये सिंटिलेटर मटेरियल है, मतलब कोई ना कोई सब्सटेंस है, मतलब इसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऐसा ही कुछ होगा। अब इसके अंदर जो एटम होते हैं, जैसे यहाँ पे सरफेस पे पड़े हुए एटम को जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकराएगा, टकराने से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो, सिंपल चीज। अब अल्फा पार्टिकल टकराया, उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, इस एटम को दे दी। जैसे ही इस एटम को एनर्जी मिलती है तो एटम क्या आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एटम नहीं जाते होते, वैसे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, लेकिन बोला एटम्स जाते हैं। ये चीजें आप पढ़ चुकी हो फाइनल ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर में आपने लेजर में ऐसी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो वैसा सही प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब ये एटम क्या क्या, जैसे इसको एनर्जी मिली, ये अपनी ग्राउंड स्टेट से क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एटम था, ठीक है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ग्राउंड स्टेट यानी जीएस, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट यानी ईएस। अब एटम को एनर्जी मिली, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव किया। अब एक्साइटेड स्टेट में वो कितनी देर तक रहता है, 10⁻⁸ सेकंड, 10⁻⁸ सेकंड के बाद एटम फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, और इस केस में वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। यही बोलते हो, लेजर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको ये चीज पता है ना। तो देखो जैसे ही एटम को एनर्जी मिली, एटम के एक्साइटेड स्टेट में वो 10⁻⁸ सेकंड तक रहा। उसके बाद क्या किया, उसने फोटोन को रिलीज किया और क्या किया, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे आगे इस मटेरियल के अंदर मोशन करेगा, जैसे जैसे इस मटेरियल के अंदर एंटर करेगा, वैसे वैसे वो कई सारे एटम से टकराएगा, और कई सारे एटम से टकराने के बाद अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जितने एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे वो फिर से 10⁻⁸ सेकंड के बाद सेम इस प्रोसेस की तरह अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे। अगर ये सारे अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो मुझे पता है कि ये एटम जितने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं वो किसी फोटोन hν को रिलीज करेंगे। जब वो किसी फोटोन hν को रिलीज करेंगे या फिर वो लाइट फ्लैशेस रिलीज करते हैं, लाइट फ्लैशेस का मतलब इसको बोला जाता है प्रस्फुरक, नहीं प्रतिदीप्ति बोलते हैं इसको शायद, लाइट फ्लैशेस, ठीक है। तो जैसे ही वो रिलीज होंगे hν फोटोन को या एनर्जी को रिलीज करेंगे, ठीक है। वो एनर्जी को क्या बोला जाता है, या तो उसे hν फोटोन बोला जाता है या उसे लाइट फ्लैशेस बोला जाता है। और ये जो लाइट फ्लैशेस जिस मटेरियल से निकलती हैं उन मटेरियल्स को बोला जाता है प्रस्फुरक या सिंटिलेटर्स। और इस पूरे प्रोसेस को, मतलब किसी मटेरियल के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल या फिर कोई रेडिएशन या कोई हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो परमाणुओं को ऊर्जा देता है टकराने से। जैसे टकराने से ऊर्जा देगी तो एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड से 10⁻⁸ सेकंड के बाद लोअर स्टेट में आएगा या अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तब किसी फोटोन या लाइट फ्लैश या किसी एनर्जी को वो रिलीज करेगा। जितनी एनर्जी गेन करते हैं एटम उतनी एनर्जी रिलीज करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाती है, क्योंकि अगर किसी के पास एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है
और इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सभी की सभी स्टेबल होना चाहती है, कोई भी अनस्टेबल नहीं होना चाहता। इसीलिए एटम्स रिलीज करते हैं एनर्जी को और अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। जब एटम अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस केस में क्या होता है, लाइट फ्लैशेस या फोटोन या एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस पूरे फिनोमिना को या इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सिंटिलेशन। और जो मटेरियल ये प्रोसेस करता है उस मटेरियल को बोला जाता है सिंटिलेटर या फास्फोरस। मेरे हिसाब से आपको सिंटिलेशन क्लियर होगा। अब सिंटिलेशन काउंटर का क्या काम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंटिलेशन काउंटर के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं अब रिमूव कर रही हूँ या आप नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। सिंटिलेशन काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक अलग ही तरीके की होती है। जैसी भी स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं इसके लिए या पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये जो बिल्कुल अपर है ये होता है सिंटिलेटर मटेरियल, ठीक है। यानी कि सिंटिलेटर मटेरियल को क्या बोला जाता है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, उसको बोला जाता है सिंटिलेटर या फॉस्फोरस। मतलब ये जो अपर पोर्शन है इस चैम्बर का वो फॉस्फोरस या सिंटिलेटर होता है। सिंटिलेटर क्या करता है, सिंटिलेशन करवाता है। और सिंटिलेशन क्या होते हैं, लाइट फ्लैशेस उत्पन्न करना। लाइट फ्लैशेस कैसे बनते हैं, जब कोई हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन किसी सिंटिलेटर मटेरियल के अंदर यानी किसी प्रस्फुरक के अंदर एंटर करते हैं तो वो परमाणुओं से टकराते हैं और जैसे टकराते हैं अपनी एनर्जी उस एटम को देते हैं या परमाणु पे इंसिडेंट होते हैं, आप ये मान लो, ठीक है। अब जब अपनी एनर्जी उन एटम्स को देते हैं तो एटम एनर्जी गेन करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड के बाद एनर्जी को रिलीज करते हैं, फोटोन को रिलीज करते हैं और रिलीज करने के बाद अपनी लोअर एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट में आते हैं और फिर हमें पूरे की पूरी जो मटेरियल था उसके अंदर HNU या फिर लाइट फ्लैशेस मिलती हैं। इन लाइट फ्लैशेस प्रोसेस करवाने का या इन लाइट फ्लैशेस के प्रोडक्शन का जो फिनोमिना है या जिस तरीके से लाइट फ्लैशेस उत्पन्न होते हैं इस फिनोमिना को बोला जाता है सिंटिलेटर। और ऐसे मटेरियल को बोला जाता है ऐसे फिनोमिना को बोला जाता है सिंटिलेशन, जिसको प्रस्फुरन बोला जाता है। और ऐसे मटेरियल्स को सिंटिलेटर या फॉस्फोरस बोला जाता है। अब देखो जैसे सबसे पहले ऊपर क्या लगा हुआ, सिंटिलेटर मटेरियल लगा हुआ। फिर एक हमारे पास होती है PMT। फिर हमारे पास इस चैम्बर के अंदर क्या लगा होता है, PMT। इसको बोला जाता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये क्या होती है आपको अभी बताती हूँ। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स क्या होती हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। आप ये ध्यान रखो कि सबसे पहले लगा होता है सिंटिलेटर मटेरियल या फॉस्फोरस, उसके बाद लगी होती है हमारे पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऊपर बना रही हूँ। और यहाँ पे लगा होता है हमारी PMT, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड है, PMT से। मतलब जो फॉस्फोरस है उसके मतलब इस PMT ट्यूब के ऊपर तो फॉस्फोरस या सिंटिलेटर रखा जाता है और नीचे PMT ट्यूब लगी होती है। PMT ट्यूब के अंदर क्या होता है आपको मैं दिखाती हूँ। ये एक ट्यूब की एक स्ट्रक्चर होती है कि इसके अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो फोटो कैथोड होता है। फोटो क्यों बोल रही हूँ, ये सब चीजें आपको अभी पता चल जाएगी। और उसके बाद इस ट्यूब के अंदर कैथोड्स नीड कैथोड, ठीक है। काफी सारे एनोड्स लगे होते हैं। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब मतलब फोटो का मतलब है फोटो यानी फोटोन से रिलेटेड कुछ इफेक्ट होना, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। सिमिलर सा काम कुछ ऐसा यहाँ पे होगा। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रोड ना होके मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और मल्टीपल ऑफ एनोड्स होते हैं, ठीक है। ट्यूब क्योंकि ये सारी स्ट्रक्चर ट्यूब जैसी होती है। इसको फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब आपको समझ आया होगा कि सारा का सारा प्रोसेस फोटोन से रिलेटेड है, क्योंकि सिंटिलेटर मटेरियल क्या होता है, HNU फोटोन्स या फिर लाइट फ्लैशेस रिलीज करता है। इन फोटोन्स एक साथ उत्पन्न हो तो चिंगारी जैसा कुछ बनता है, उसको HNU फोटोन को लाइट फ्लैशेस बोला जाता है। तो फोटोन से रिलेटेड प्रोसेस है, इसलिए इस ट्यूब का नाम फोटो रखा है क्योंकि इस ट्यूब के अंदर सारे का सारा प्रोसेस फोटोन से रिलेटेड होगा। और मल्टीप्लायर इसलिए क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ट्यूब क्योंकि ट्यूब ही है, ठीक है। तो इस PMT ट्यूब के अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है जिसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, मतलब इतना ये जो
पोर्शन है ये इस चैम्बर के अंदर सारा, ये एज अ फोटो कैथोड का काम करता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक कैथोड का काम करती है। क्यों? क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल ऑफ एनोड्स लगे होते हैं, मल्टीपल ऑफ एनोड्स को बोला जाता है डायनोड। डायनोड हिंदी में भी इसको डायनोड ही बोला जाता है। डायनोड्स एक तरीके के एनोड्स ही होते हैं। इन डायनोड्स को डी से शो किया जाता है। जितने नंबर ऑफ डायनोड्स होंगे, किसी को D1, किसी को D2, किसी को D3, सो हम नंबर देंगे। मल्टीपल ऑफ एनोड्स लगाने का रीजन क्या है? जैसे इसकी स्ट्रक्चर को आप पढ़ोगे, इसकी वर्किंग को पढ़ोगे स्सिंटिलेटर काउंटर की, तो आपको समझ आएगा कि ऐसी PMT क्यों ली है, ठीक है। तो ये कैथोड के बाद अपने को पता है हमें बहुत सारे एनोड्स लगाने हैं, तो मान लिया कि फर्स्ट एनोड यहाँ पे लगाया, इसको किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और उस वोल्टेज की वैल्यू, या मैं सीधा वोल्टेज लिख देती हूँ, इसको प्लस 100 वोल्ट पे कनेक्ट किया गया। इसकी PMT के अंदर हर एक डायनोड 100 वोल्टेज के डिफरेंस पे रखी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई दूसरी डायनोड लगी हुई है जिसको प्लस 200 वोल्ट से कनेक्ट किया, पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? एनोड्स को ही नाम दिया गया डायनोड का, ठीक है। पहले चैम्बर के इस सरफेस पे लगी हुई है कोई 100 वोल्ट वाली एनोड, यहाँ पे कोई प्लस 200 वोल्टेज पे कोई इलेक्ट्रोड, फिर प्लस 300 पे, इस तरीके से आगे आगे चलता जाएगा। देखो 200 वोल्ट के बाद अगली जो डायनोड लगी हुई वो इस जगह पे लगी होगी, मतलब एक इस एज पे लगेगी, फिर एक दूसरी एज पे, फिर तीसरी फिर इस वाली एज पे आ जाएगी, फिर इस एज पे, ठीक है। या वॉल समझ लो, पहले इस वॉल पे लगी है तो फिर दूसरी इस वॉल पे लगेगी प्लस 200 वाली, फिर यहाँ पे लगेगी प्लस 300 वाली वोल्टेज वाली, यहाँ पे कोई प्लस 400 वोल्टेज वाली। ये क्यों है आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। या इसके अंदर सो ऑन करके काफी सारी एनोड्स डायनोड्स लगाई होती है, और जो बिल्कुल लास्ट डायनोड होती है, लास्ट डायनोड, उसको बोला जाता है एनोड। सारी की सारी एक तरीके से एनोड ही होती है, लेकिन किसी भी चैम्बर के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑफ एनोड्स नहीं बोला जाता, इसीलिए उनको नाम डायनोड दिया गया। और PMT ट्यूब के अंदर जो बिल्कुल लास्ट डायनोड होगी उसको एनोड बोला जाएगा, और वो एनोड आगे किसी रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट होगा, और इस RL पे हमें फिर से वोल्टेज पल्स मिलेगी, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, जिसके कारण हमें वोल्टेज पल्स मिलेगी। उस वोल्टेज पल्स को पढ़ के हमारा काम जो काउंटर वाला होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन हर एक काउंटर की स्ट्रक्चर कुछ अलग होती है, इसीलिए आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। आप अपने इसको करते हैं, यहाँ पे क्या होगा सिंटिलेटर मटेरियल। उससे पहले मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाती हूँ कि कैसे काम करते हैं सिंटिलेटर। देखो यहाँ पे मान लो कि कोई सोर्स पड़ा है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, नहीं बनाना चाहे तो मत भी बनाना, ठीक है। सोर्स क्या है? जिनको अपने को डिटेक्ट कर रहा है, यानी आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल्स, आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल्स या फिर रेडिएशन, जिनको अपने को रेडिएशन को मैं RAD, ठीक है, जिनको अपने को पढ़ना है। तो यहाँ पे सोर्स है जो भी उस सिंटिलेटर मटेरियल पे एंटर करेगा। अब ये सोर्स क्या करेगा? सिंटिलेटर मटेरियल के ऊपर अपने पार्टिकल्स को एंटर करवाएगा, यानी कि सिंटिलेटर है ना। इस मटेरियल का नाम तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर मैंने लिखा है सिंटिलेशन, और इस मटेरियल को नाम दे देते हैं सिंटिलेटर। इसका नाम सिंटिलेटर ही होता है, तो मैंने लिख दिया सिंटिलेटर। सिंटिलेशन क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है इस जैसे ही कोई सोर्स से आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन एंटर करेगा, तो बिल्कुल ये जो चीज मैं आपको बताया अभी, ये वाली चीज, ये सारा का सारा प्रोसेस उस सोर्स के अंदर होगा, यानी उस मटेरियल के अंदर होगा, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया गया, जिसको नाम दिया है सिंटिलेशन, प्रस्फुरन, ठीक है। अब यहाँ से सिंटिलेशन हुआ, मतलब मुझे क्या मिलेंगी? लाइट फ्लैशेस, लाइट फ्लैशेस ही मिलेंगी। अब ये लाइट फ्लैशेस आगे किसके अंदर एंटर कर रही है? मैंने क्या बताया, इसकी स्ट्रक्चर में क्या सबसे ऊपर लगा होता है सिंटिलेटर, सिंटिलेटर के बाद क्या लगी होती है? PMT, मतलब ये किसके अंदर एंटर किए? PMT। PMT को क्या बोला जाता है? फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स में मैंने आपको क्या बताया? एक कैथोड लगा हुआ, उसके बाद मल्टीपल ऑफ एनोड्स लगे होते हैं, जिनको बोला जाता है डायनोड। और जो बिल्कुल लास्ट वाला डायनोड होगा, लास्ट डायनोड इज कॉल्ड एज एनोड। लास्ट डायनोड को क्या बोलेंगे? PMT के
एनोड। और ये एनोड किससे कनेक्ट होगा आगे, लो रेजिस्टेंस RL से। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमें क्या मिलेगी, वोल्टेज पल्स। वोल्टेज पल्स को क्या करेंगे हम पढ़ेंगे किससे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। वो कुछ भी हो सकता है, पल्स काउंटर भी हो सकता है या एम्पलीफायर भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब पीएमटी से हमें क्या मिला, वोल्टेज पल्स। अब ये वोल्टेज पल्स कहाँ पे जाएंगी, एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर से अपने क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट कर लेंगे। जो भी हमें इनपुट या जो भी हमने, एक तरीके से मैं इनपुट इसलिए बोल रही हूँ कि सोर्स ने इनपुट का काम किया, जो भी चीज हमने एंटर करवाया उसका क्या काम था, वो इनपुट हुआ, उससे आउटपुट हमें क्या मिलेगा, जो हमें डिटेक्ट करना था वो मिला। ये ब्लॉक डायग्राम आपकी बुक में नहीं बना, अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो अपने पेपर में, ये गलत नहीं है। ना भी बनाना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप थोड़ा इस तरीके से पिक्चराइज चीजें दिखाओगे एग्जाम में तो आपको नंबर थोड़े ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, वर्किंग समझाती हूँ, डायग्राम इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। वर्किंग क्या है, जैसे ही यहाँ पे देखो सिंटीलेटर था, ब्लॉक डायग्राम में बता चुकी हूँ कि सोर्स से सबसे पहले जो भी आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल किसके अंदर जाएगा, सिंटीलेटर के अंदर, और सिंटीलेटर के अंदर क्या होगा, सिंटिलेशन होगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो मैं अल्फा कण बोल रही हूँ, कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर सकता है। जैसे मान लो कोई अल्फा पार्टिकल इसके अंदर एंटर किया, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल किसके अंदर एंटर किया, सिंटीलेटर के अंदर। यहाँ पे आप लिख भी लोगे सिंटीलेटर। अब सिंटीलेटर के अंदर क्या किया, अल्फा कण ने एंटर किया। जैसे ही सिंटीलेटर मटेरियल के अंदर अल्फा कण एंटर किया तो मुझे पता है ये किसी एटम को अपनी एनर्जी देगा, और जैसे ही सिंटीलेटर मटेरियल में पड़ा हुआ एटम उस एनर्जी को गेन करेगा, एंड एटम क्या करेगा, ये एटम, इसको क्या मिली, एनर्जी। अल्फा पार्टिकल से एटम क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी ES में जाएगा। फिर ES के बाद क्या होगा, 10 की पावर -8 सेकंड के बाद क्या करेगा, किसी फोटोन hν को या एनर्जी को रिलीज करेगा और अपनी वापस से ग्राउंड स्टेट यानी GS में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस इस पूरे के पूरे मटेरियल में होता रहेगा। अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे आगे जाएगा अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता रहेगा। कोई एक अल्फा पार्टिकल एंटर नहीं करा रहे, मल्टीपल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं। जो मल्टीपल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल एंटर किया, वो यहाँ वाले एटम से टकराया, इसने आगे मोशन किया, किसी दूसरे से टकराया, तो मतलब पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर हमें फोटॉन्स या एनर्जी रिलीज होती जाएंगी लगातार। मतलब हमें क्या मिलेंगे यहाँ से, लाइट फ्लैशेस। मैं ये PMT थोड़ा रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास लाइट फ्लैशेस मिली। लाइट फ्लैशेस को मैं क्या बोलती हूँ, फोटॉन्स मिले, यानी hν मिले। अब ये hν यहाँ से रिलीज हुए, इस सिंटीलेटर मटेरियल से जाएंगे किसके अंदर, इस इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि इस फोटो कैथोड की तरफ। फोटो इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी एनोड या इलेक्ट्रॉन्स या जितने भी इलेक्ट्रोड लगाए, डायनोड लगाए, सभी के सभी फोटो सेंसिटिव है, मतलब फोटोन की तरफ सेंसिटिव है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़े तो उसमें भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर जब कोई फोटोन इंसिडेंट होता है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा प्रोसेस होता है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ये फोटो सेंसिटिव कैथोड है। जैसे इस फोटो सेंसिटिव कैथोड के ऊपर फोटोन एंटर करेगा, hν फोटोन इंसिडेंट हुआ। अब ये कैथोड थी, ठीक है, इसके ऊपर क्या आया, कोई hν फोटोन। देखो आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल ने अपना काम खत्म किया, लाइट फ्लैशेस या फोटोन दे दिया। फिर फोटोन कहाँ जा रही है, फोटो कैथोड या PMT के अंदर एंटर कर रही है। PMT की सबसे अपर सरफेस के अंदर एक फोटो कैथोड होता है। तो फोटोन किसके ऊपर आया, फोटो कैथोड के ऊपर या किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसीलिए इसको फोटो कैथोड बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे hν फोटोन एंटर किया तो इंसिडेंट हुआ, तो मुझे पता है hν फोटोन सरफेस के ऊपर पड़े हुए किसी एटम के ऊपर जैसे इंसिडेंट होगा तो उस कोई भी एटम के इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो उस फोटोन hν को एब्जॉर्ब करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी को यूज करने के बाद अपनी सरफेस से फ्री हो जाता है। और फ्री होने के बाद वर्क फंक्शन क्या है, मेरे हिसाब से आप सबको पता है वर्क फंक्शन क्या होता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, इसको कुछ एनर्जी मिली hν, मान लिया इसने hν एनर्जी का hν1 पार्ट चाहिए कि अपने को पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस
और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इस अट्रैक्शन फोर्स को या पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए, जैसे इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए Hν1 एनर्जी को यूज करेगा तो बाकी बची हुई एनर्जी जो Hν2 होगी वो उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करेगा। तो Hν किसके इक्वल आएगी, Hν1 प्लस Hν2 के। तो Hν1 उतनी एनर्जी जितनी उसको सरफेस से फ्री होने के लिए यूज होती है, यानी उस पोटेंशियल बैरियर को यूज करके क्रॉस करके बाहर आने के लिए यूज होती है, उसी को उसका वर्क फंक्शन बोलते हैं। वैसे ये आपको भी लिखना नहीं है, ये मैं आपको बताया है कि मैंने वर्क फंक्शन बोला तो हो सकता है किसी को ना पता हो, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, फोटो सेंसिटिव मटेरियल Hν फोटोन इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब किया, वर्क फंक्शन जितना फोटोन की एनर्जी को यूज किया, रिमेनिंग एनर्जी को किसकी फॉर्म में यूज किया, काइनेटिक एनर्जी में। मैं अभी ना इस पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का काम दिखा रही हूँ कि वो एक इलेक्ट्रॉन कैसे क्या करेगा, और उसके अंदर तो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फ्लैशेस आएंगी, काफी सारे फोटोन्स रिलीज होते जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे फोटोन क्या करेंगे, इस कैथोड के ऊपर आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक कैथोड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को, सॉरी नॉट कैथोड को, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। कैसे हुआ ये सारा प्रोसेस आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और अपने वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी को यूज करेगा, रिमेनिंग एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी के रूप फॉर्म में यूज करेगा, और यूज करने के बाद एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, मतलब किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से। इसीलिए मैंने फोटो कैथोड लगाई है, फोटो का मतलब शो कर रहा है फोटोन की तरफ, सेंसिटिव है ये मटेरियल जिसका कैथोड बना हुआ। मैं एक ही फोटोन का काम बता रही हूँ आपको, वैसे इसके अंदर मल्टीपल ऑफ फोटोन्स रिलीज होंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंटर करेंगे, और एक एटम को जैसे ही अपनी एनर्जी देंगे तो एटम क्या करेगा, Hν फोटोन रिलीज करेगा, और यहाँ पे जितने सारे अल्फा कण आएंगे उतने सारे एटम या उससे भी ज्यादा एटम क्या करेंगे, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और फोटोन को रिलीज करके अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे, और लाइट फ्लैशेस यानी फोटोन्स मिलेंगे, वो फोटोन्स आगे फोटो कैथोड पे जाएंगे। फोटो कैथोड में एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो जिसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया वो फ्री हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा प्रोसेस मैं आपको करवा चुकी हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने मानना है कि कोई एक फोटोन आया और उस एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बना। अब मुझे पता है इस डायनोड D1 के जो जितने भी डायनोड होते हैं इनकी खासियत ये होती है, इनको बनाया इस तरीके से जाता है। जब मैं डायनोड की वर्किंग बताऊंगी ना तब मैं बताऊंगी कि डायनोड का स्ट्रक्चर मतलब डायनोड का काम क्या है और इसको बनाया किस तरीके से जाता है। क्या अभी देखते हैं, मैंने देखा फोटो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन निकला, कैसे निकला सारा प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन मुझे पता है +100 वोल्टेज वाला कोई डायनोड पड़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन को +100 वोल्टेज वाले इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्शन फोर्स फील होगा। जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स फील होगा इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा, इस डायनोड की तरफ मोशन करेगा। यानी डायनोड एक तरीके की एनोड सी है, लेकिन इतने सारे एनोड सर्किट के अंदर नहीं होता, एक एनोड एक कैथोड होता है, इसीलिए इन मिसकंसेप्शन से बचने के लिए इनको डायनोड्स नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे +100 वोल्ट वाले इस प्लेट के कारण, आप प्लेट मान लो या इलेक्ट्रोड मान लो, डायनोड मान लो, इसकी तरफ इसको अट्रैक्शन फोर्स फील होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायनोड की तरफ मोशन करेगा। अब ये जो डायनोड होते हैं ना, इन डायनोड को बनाया इस तरीके से जाता है। मैं ये चीजें भी रब कर रही हूँ एक बार। ये जो डायनोड्स होते हैं ना, इनको बनाया इस तरीके से जाता है कि जैसे ही किसी डायनोड पे कोई इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी इस सरफेस पे, इस डायनोड की सरफेस के आउटर जो एटम पड़ा होगा सरफेस के, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। ये इलेक्ट्रॉन टकराने से, मेरे को पता है कोलिजन होती है मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। जिसके पास एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, एक्सिलरेट हुआ था पॉजिटिव 100 वोल्टेज के कारण, इस +100 वोल्ट के कारण इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया जिसने इसको एक्सिलरेट किया, या इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F = QE की फॉर्म में। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्टेज और इस कैथोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, जिस फोर्स के कारण ये खींच के इस डायनोड की तरफ आया। जैसे ये मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी थी तभी आया, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी थी, तो ये कुछ एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे टकराया आउटर सरफेस के ऊपर, मतलब इस डायनोड पे टकराया, तो डायनोड की सरफेस पे जो एटम्स होते हैं वो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी गेन की, ठीक है।
ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया, इलेक्ट्रॉन टकराया, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की, मतलब अपनी कुछ अमाउंट की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ईएस में, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन टकराया, इसने क्या किया, एक तो वो खुद इलेक्ट्रॉन था जिसको मैं इस व्हाइट लाइन से शो कर रही हूँ, जो इनिशियली आया और टकराया। अब इलेक्ट्रॉन ने काम क्या किया, उसने क्या काम किया, इस सरफेस से एक और इलेक्ट्रॉन फ्री किया। इलेक्ट्रॉन फ्री किया कैसे किया, मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ने एंटर मारी इस पीएमटी के अंदर और बने कितने, पहली डायनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 बन गए। मैं मिनिमम टू मिनिमम बात कर रही हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ने एक ही एटम को एनर्जी दी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो सरफेस के ऊपर आसपास वाले काफी सारे एटम्स को एनर्जी दे सकते हैं। मैं मिनिमम टू मिनिमम बात कर रही हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन था, इससे क्या बना, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बने। मैंने क्या बोला, मिनिमम टू मिनिमम सिर्फ एक की बात की, हो सकता है एक से भी बहुत ज्यादा करें, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मिनिमम टू मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस 200 वोल्ट लगा, मतलब और ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो यानी कि मतलब इस रीजन के अंदर इसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी कैसे बढ़ी, फोर्स F इज इक्वल्स टू QE, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ, F इज इक्वल्स टू M में फोर्स बढ़ता मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ना मतलब उसके पास वोल्टेज का लगातार बढ़ता जाना, वोल्टेज का लगातार बढ़ता जाना मतलब काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना मैं इन शॉर्ट बोल सकती हूँ कि इसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ी, सब चीजें बताई। अब प्लस 200 वोल्ट अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब डायनोड का स्ट्रक्चर ही ऐसे उसको बनाया इस तरीके से, जैसे वो टकराएगा सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को या सरफेस के एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फ्री हो जाएगा, जैसे आयनाइजेशन चल रहा था अब तक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन टकराया, मिनिमम टू मिनिमम एक तो वो खुद था ये वाला, ठीक है, और दूसरा उसने रिलीज कर दिया। एक मिनट, जो मैंने व्हाइट से शो किया मैं उसको व्हाइट से ही रखूं, ठीक है। ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन था ये फिर इस डायनोड की तरफ आया, एक तो वो खुद आया इस डायनोड के ऊपर, क्यों आएगा, क्योंकि प्लस 300 वोल्ट की फिर से यहाँ पे, फिर एक और इसने रिलीज किया। सिमिलरली ये जो ग्रीन वाला है यानी कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी इस डायनोड की तरफ जाएगा, टकराएगा, एक तो वो खुद और एक उसने और रिलीज किया। मतलब ये प्रोसेस किसके अंदर चलता जाएगा, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते जाएंगे और इन मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब किसी लास्ट एनोड पर लेंगे, अपने किसी लास्ट डायनोड पे, मतलब जब हमें इतने सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए सर्किट के अंदर कि सर्किट के अंदर करंट मिल सके यानी पल्स हाइट मिल सके, तो तब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या होता है, पीएमटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, एन लिख रही हूँ, ठीक है, और दूसरी इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी क्यों बढ़ रही है, मैंने ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया। तो जब काफी एनर्जी वाले काफी सारे इलेक्ट्रॉन इस पीएमटी के अंदर बन जाते हैं तो उन्हें किसी लास्ट नोड के ऊपर कलेक्ट करवाया जाता है और फिर वो एनोड से किसी लोड रेजिस्टेंस आरएल पे, वो जैसे ही सर्किट के अंदर मुझे पता है इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मोशन करेंगे तो लोड रेजिस्टेंस आरएल पे, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस मींस करंट फ्लो हुआ, तो करंट जैसे इस लोड रेजिस्टेंस आरएल पे जाएगा तो मुझे पता है मुझे वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, और वोल्टेज डिफरेंस यानी कि मुझे पल्स मिलेगी वोल्टेज की, और उस पल्स को हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की हेल्प से पढ़ेंगे और या काउंटर या पल्स काउंटर की हेल्प से पढ़ेंगे, फिर हमें आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल का क्या काम है तो वो आपको पता चलेगा। सिंटिलाइजेशन काउंटर की मैंने आपको एक बार वर्किंग बताई है, इसका थोड़ा बहुत काम रहेगा जो कल 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।